फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर विषय पर और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय एग्रीकल्चर को एक पॉइजनस एग्रीकल्चर बना दिया गया है। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक आप जानते हैं कि कोई सीमित नहीं रहेगा, ये आज हमारी थाली तक पहुंच चुका है, हमारी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है। इसके इंपैक्ट क्या आने वाले हैं और किस प्रकार से WHO की चेतावनी है कि आने वाले समय में भारत के हर घर के अंदर एक कैंसर पेशेंट हो सकता है। ये होता क्या है, डीएनए म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के अंदर किस तरह के प्रभाव आने वाले हैं और किस प्रकार से भारत के अंदर कुछ बैन केमिकल्स हैं जो लगातार दुनिया में 20-20 साल पहले बैन हो चुके, लेकिन भारत के अंदर ये अभी तक भी जारी थे। 2020 में आकर के सरकार ने उन सबको बैन किया। उनको देखेंगे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये लेक्चर और साथ ही साथ आपकी जो जनरल अवेयरनेस अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी डेली की लाइफस्टाइल को लेकर के, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सबसे पहले आगे बढ़े, आप यहां देखिए कि किस तरीका की जो चेतावनी है और है क्या। ये देखिए, एक प्रोसेस होती है बायो एक्यूमुलेशन। आप जानते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो भी हम एग्रीकल्चर में डालते हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए। आप जानते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, यानी कि जो कीटनाशक बोलते हैं। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो हर्ब को मारने के काम आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स। अब देखिए, जो भी पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स होते हैं, हम उनमें क्या लगाते हैं, केमिकल्स लगाते हैं। केमिकल्स लगाते हैं और वो केमिकल्स होता क्या है, आप जानते हैं कि कभी कोई नष्ट नहीं होता। ये केमिकल्स ऐसा नहीं है कि आपने लगाए और नष्ट हो जाएंगे, समय के साथ नहीं होने वाले। इसका मतलब है, ये होता क्या है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट मतलब होता है संग्रहण होना, यानी कि धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर संग्रहित होंगे। उसके बाद में प्लांट्स के अंदर, जैसे कि वीट के प्लांट्स हो गए या फिर आप जो वेजिटेबल्स लगाते हैं या फिर फ्रूट्स लगाते हैं, धीरे धीरे से उन पेड्स के अंदर वो जाना शुरू हो जाएंगे। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वो जाएंगे। आप जानते हैं कि किस तरीका से जाइलम और फ्लोएम नाम के तंतु होते हैं, उनसे पेड़ क्या करता है, भोजन और जो पानी होता है, जो मिनरल्स होता है, वो अपने सभी पार्ट्स के अंदर लेकर के जाता है। उसके आधार पर ये बायो मैग्निफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बायो एक्यूमुलेशन है, ये मनुष्य के अंदर भी ऐसा ही होता है और उसी तरीका से प्लांट्स में होता है। तो मनुष्य के अंदर भी ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन के बाद वो धीरे धीरे उम्र के साथ वो बढ़ता जाएगा। मनुष्य के अंदर आपने देखा भी होगा कि एक उम्र के बाद में आप जब टेस्ट कराने जाते तो कहते कि भाई बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन इकट्ठे हो रहे हैं, विषैले पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं, जिन्हें फ्री मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि बाद में कैंसर के लिए भी जाकर के जिम्मेदार होते हैं, जिसे कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारी जो प्रोसेस है ये होना शुरू हो जाती है। जो जंतु हो या फिर उनके शरीर में धीरे धीरे से ये पेस्टिसाइड, यानी कि मरकरी हो गया या हैवी मेटल सिस्टम बोलते हैं, ये शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब आप इसे देखेंगे कि जब ये शरीर के अंदर इकट्ठा होते हैं तो ये होगा क्या, धीरे धीरे से आपके बीमार करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, बीमार करना शुरू करेंगे मनुष्य को। तो ये एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ। जब ये बायो एक्यूमुलेशन क्या है कि हानिकारक, जैसे कि जहर या भारी धातु एक अकेले जीव के शरीर के साथ जमा होता रहता है और उम्र के साथ में वो बढ़ता जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मछली है, अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ये तालाबों में जाते हैं। तालाबों में क्या होती हैं, मछली होती हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो मछली भी खाता है। अब मछली ने, आपने क्या करा कि ये मछली के अंदर गया पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, हैवी मेटल, फिर मछली को किसी मनुष्य ने खा लिया। तो ये क्या हुआ, बायो एक्यूमुलेशन तो हुआ किसके अंदर, मछली के अंदर, लेकिन मैग्निफिकेशन मनुष्य के भी अंदर हो गया, क्योंकि मछली खाया, मछली के अंदर भी वही था। तो ये धीरे धीरे से बढ़ते जाते हैं। बाद में जाकर के ये करते क्या है, बाद में जाकर के मनुष्य के शरीर में ये बीमारी करते हैं। अब आप जानते हैं ये आते कहां से हैं। देखिए, आप जानते हैं एक समय पहले भारत के अंदर मलेरिया हुआ। मलेरिया को खत्म करने के लिए ये जो छिड़काव किया जाता था, उसमें DAP का छिड़काव किया जाता था, जिसे हम बोलते हैं डी अमोनियम फॉस्फेट। ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये होता क्या है, ये जहरीला पदार्थ है। बाद में इसको एग्रीकल्चर में भी यूज करना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर में भी यही यूज हो रहा है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मिट्टी में जो भी एक बार जाएगा वो खत्म नहीं होता है, बल्कि छोड़िए आप इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी एक बार जाएगा, मैं जो बोल रहा हूं ये वेव्स भी कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, ये हमेशा प्रिजर्व रहेंगी। उसी तरीका से कुछ भी खत्म नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता
रहता है। तो यहां पर जो डाई अमोनियम फास्फेट डाला गया वो धीरे धीरे से एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। आज वो धीरे धीरे से क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर के रूप में जाना शुरू हुआ, कीटनाशक के रूप में जाना शुरू हुआ, और मनुष्य की जो हेल्थ है ओवरऑल उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर भारी धातुओं का संचन, देखिए कैडमियम और लेड जैसी जो धातुएं हैं ये मनुष्य के अंदर आर्सेनिक और जहरीली धातुएं अब मनुष्य के अंदर है, भोजन में प्रवेश की गई हैं। डीएपी डालने से ये धातुएं मिट्टी में, फसल और सब्जियों में चली गई हैं और जाने के बाद में ये मनुष्य के शरीर में जाती हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, ऐसी गंभीर बीमारियां ये पैदा करती हैं। लीवर को खराब करती है, किडनी को खराब करती है, जैसे किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन समस्या है उसे खराब कर देती है, नेफ्रॉन्स को क्रॉनिक बीमारी करती है। जिसे आप कहते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में किडनी फेलियर और क्रॉनिक डिजीज जो है, जिसे सीकेडी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका कारण है ये यूरिया, ये डीएपी, इसी तरीका के जो कीटनाशक और हर्बिसाइड्स डाले जाते हैं वो ही इसका कारण है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि और क्या समस्याएं आती हैं उसे देखिए। भारत में कृषि और डाई विधि जिसे बोलते हैं डाई मेथड नाम के कोई आधिकारिक जहर या वैज्ञानिक तरीका तो नहीं किया जाता, लेकिन जैसे आप देखेंगे पैराक्वाट डाइक्लोराइड ये का छिड़काव किसान इसे बेहद खतरनाक खरपतवार नाशक जिसे हर्बिसाइड बोलते हैं मानते हैं, और इसका नाम जो है डाई शब्द के कारण ही डाई जहर जो है आया है। अब देखिए डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी जो मैंने आपको बताई दिया, मानव शरीर पर खतरनाक जैसा कि फेफड़े के रोग होते हैं, त्वचा और आंखों में जलन होती है, धीमा जहर है यानी कि स्लो पॉइजन की तरीका से कार्य करता है और धीरे धीरे से मनुष्य के अंदर एकत्रित होता जाता है और एक समय के बाद में फिर मनुष्य को बीमार कर देता है। उसके उदाहरण देखिए, विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर कीटनाशक की जो त्रासदी आई हुई है, 2017 में आप देखेंगे कि 20 से अधिक किसानों की जो मौत है, 600 से अधिक किसान बीमार पड़ गए थे, उसका कारण यही जहरीले पदार्थ थे। उसका आप देखिए उदाहरण में भोजन के माध्यम से आम जनता में उसका आधार जैसे लीवर सिरोसिस, किडनी का खराब होना, पेट का कैंसर, ये सारे के सारे कारण क्या है, ये हैवी मेटल्स और फ्री मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर जाते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के माध्यम से और फिर बीमार करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है डीएनए म्यूटेशन की। अब देखिए डीएनए जिसे हम उत्परिवर्तन भी कहा जाता है, डीएनए उत्परिवर्तन जिसे हम डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे आप इसे भी कह सकते हैं। आप इसे देखिए, यहां पे आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए डीएनए म्यूटेशन जिसे हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं, जीव के डीएनए सीक्वेंस में होने वाले स्थायी बदलाव हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य का जो डीएनए है वो 4 तरीका के जो एमिनोस होते हैं उनसे बने होते हैं, एटीजीसी बोलते हैं उसे, है ना। वो एटीजीसी का एक सीक्वेंस होता है हर व्यक्ति के अंदर, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग उसे बोलते हैं, लेकिन ये सीक्वेंसिंग बदल जाती है और जिसे हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग का डीएनए म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जैसा कि आप जानते हैं कि भाई म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होने के बाद में क्या है, बीमारी होंगी, इसे म्यूटेशन कहते हैं और यह प्राकृतिक रूप से हो सकता है, बाहरी कारकों जैसे कि केमिकल्स या फिर रेडिएशन की वजह से भी ये होता है। तो म्यूटेशन होने के बाद में आप इसे देखेंगे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, जो हेर्बिसाइड्स हैं, इनका अगर इंसान के अंदर जाता है, मनुष्य जानवर के अंदर जाता है और जानवर को फिर मनुष्य कंज्यूम कर लेता है, तब भी ये इस तरीका से ये बीमारी करता है। कीटनाशक और खरपतवार देखिए नाशक डीएनए म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार कैसे हैं, किसान खेतों में अत्यधिक मात्रा में क्या लगा रहे हैं, केमिकल्स लगा रहे हैं। अब केमिकल्स तो वो लगा रहे हैं, लेकिन ये केमिकल्स क्या है, ये जो केमिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव होने के बाद में वो कहां जाएगा, छिड़काव होने के बाद में वो मिट्टी में जाएगा और मिट्टी से किसने सोखेगा, वो पेड़ जो है वो उसे सोख लेगा और उसके बाद में आप देखेंगे ये जो ऑक्सीडेंस है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि केमिकल शरीर में फ्री रेडिकल्स के रूप में बनते हैं और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या है, बाद में जाकर के क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब है ये कैंसर कारक होते हैं, कैंसर ये करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीका की जो समस्याएं हैं ये डालने से होती है। डीएनए डैमेज देखने, डायरेक्ट डीएनए डैमेज, कुछ जहरीले रसायन सीधे डीएनए के बेस पेयर्स वही है जो मैंने एटीजीसी बोल रहे हैं, वही है, इसको गलत कॉपी बना देते हैं, रिपेयरिंग सिस्टम को रोक देते हैं, इन हीलिंग जो सिस्टम है उसको रोक देते हैं। हमारा शरीर खराब डीएनए को खुद ठीक करता है, लेकिन ये केमिकल
केमिकल्स क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। देखिए ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशक है। भारत में चाय के बागानों और फसलों में इसका व्यापक उपयोग होता है। क्या ग्लाइफोसेट म्यूटेशन का तरीका, कई वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि ग्लाइफोसेट कोशिकाओं में क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोमल डैमेज पैदा करता है। अब आप जानते हैं कि डीएनए का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। आप जानते हैं कि ये 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी बोलते हैं इसे, यानी कि आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। यही इसको क्या करता है, जो ग्लाइफोसेट की जो है कोशिकाओं को ही क्या कर देता है, इसको डैमेज, क्रोमोसोम को ही डैमेज कर देता है। यानी कि मोनोक्रोटोफॉस और क्लोरोफॉस, यानी कि मोनोक्रोटोफॉस और क्लोरोफिस कीटनाशक है। ये क्या करते हैं, भारत में कपास या सब्जी पर इसका छिड़काव किया जाता है। म्यूटेशन का तरीका सीधा सा है, ये जीनोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि जीन में जाकर के जहर फैलाते हैं। जीनोटॉक्सिक होते हैं, ये कोशिकाओं के नाभिक न्यूक्लियस में घुस करके डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ देते हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र यानी कि कॉटन बेल्ट में इसके अत्यधिक उपयोग के कारण लोगों के डीएनए में म्यूटेशन देखा गया है। आप सोचिए, लाइव एग्जांपल है, ये कोई कहानी नहीं चल रही है या कोई ऐसा नहीं कि हॉलीवुड मूवी की कोई स्क्रिप्ट है, नहीं। आप देख सकते हैं जिसमें कैंसर जैसे मामले जो है, उनकी कैंसर ट्रेन भी चली हुई है। आप सोचिए, पंजाब से कैंसर ट्रेन, अब इतने केस निकल करके आ रहे हैं। आता है पौधे और कीड़ों में म्यूटेशन, यानी कि सुपर बग्स और सुपर वीड्स। आप देखिए, यह म्यूटेशन सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि कीड़े और खरपतवारों को भी प्रभावित करता है। जब किसी फसल पर बार बार कीटनाशक डाला जाता है तो जीवित बचे रहने के लिए कीड़े और खरपतवार लगातार अपने डीएनए में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, और इसी बदलाव के कारण वो क्या है, जिंदे रहते हैं। आप देखिए, गुलाबी सुंडी जो है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, यानी कि पिंक वुलवॉर्म। ये जो कपास की खेती होती है, बीटी कॉटन जिसे हम बोलते हैं, वहां पर ये बनता है। इससे बचाव के लिए इसका प्रयोग किया गया, और बाद में मैंने जैसा कि बताया, पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं इसके किस तरीका के जो केस हैं वो निकल करके सामने आए हैं। और देखेंगे आप इसे देखिए, यदि आप इसे देखिए, आप भारत के अंदर ऐसे केमिकल्स जिनको दुनिया में बैन कर दिया गया था। यहां पर कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम था डॉक्टर अनुपम वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी 2013 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी 2015 में। देखिए आप इसे, ये आप क्या कहेंगे इस चीज को, इसे भी देख करके। अनुपम वर्मा जो है उनकी अध्यक्षता में 2013 में कमेटी बनी। 2013 में 66 ऐसे कीटनाशक थे जिनको इन्होंने माना कि ये ह्यूमन हेल्थ, डीएनए म्यूटेशन, क्रोमोसोम जो म्यूटेशन, इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, मनुष्य को बीमार करने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन आप देखिए 2015 में जब समिति ने रिपोर्ट भी सौंप दी थी, उसके बाद भी 5 साल तक सरकारें इन्हें दबा करके बैठी रही, और 2020 में जाकर के इस पूरे के पूरा जो ये ड्राफ्ट है इसके लिए दिया गया कि भाई इसको लागू करो। और ये जो अनुपम वर्मा की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया गया। इसके अंदर टोटल 66 थे, जिसके अंदर कीटनाशक थे 18 कीटनाशक थे। अनुपम वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2018 में अधिसूचित जारी किया और 18 कीटनाशकों को निर्माण, आयात और बिक्री पर क्या करा, तुरंत से प्रभावित कर दिया। 12 तुरंत और 6 को 2020 तक के लिए, जिसमें आप इनके नाम याद रखना एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है एक्लोर, दूसरा है बेनिमिल। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप इसे देखिए, पहला क्या है, पहला है एल्क्लोर, दूसरा है बेनिमिल, तीसरा क्या है कार्बोरिल, चौथा क्या है डायलोफिन, पांचवा क्या है डाइजिनॉन। ये है, इसके नाम याद रखना क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप ऐसा देखिए, पांचवा क्या है, पांचवा देखिए ये है डाइक्लोरोबस, छठा क्या है फेनिरिमोल, फेनिथियोन, ल्यूनिरोन, है ना। ये सब नाम है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, और पहले भी एक इस तरीका के जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में पूछे गए हैं। अब आप इसे देख सकते हैं कि ये विरोधाभास है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसे अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव है, हमारी थाली तक कैसे पहुंचाइए, इसे देखिए आप। डीएनए की संरचना में स्थायी बदलाव कर रहा है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि यह कीटनाशक कोशिकाओं के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए को डैमेज करता है, यानी कि बायो मैग्निफिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और इकट्ठा होता जाता है। और डाइमेथोड नाम का ये जो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड है, इससे किस तरीका से गाय के दूध में प्रवेश करता है, दूध को फिर मनुष्य पीता है और मनुष्य के अंदर वो चला जाता है। मिलिट्री नेटवर्क, आप देखिए ये जितने भी केमिकल्स होते हैं, हर्बिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इनका जो विकास है, इनका उद्भव हुआ क्यों, अधिकांश ये आर्मी की खोज होती है। यानी कि जब
जब युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो आप जानते हैं कि युद्ध में जो भी हो सब जायज है, उनके द्वारा इसको बनाया गया। खासकर जैसे जर्मनी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसे नर्वस ब्रेकडाउन करने के लिए, मिलिट्री यूज के लिए बनाया था। और बाद में आप देखेंगे कि इसका कार्य क्या था कि जो भी युद्ध क्षेत्र में दूसरे अपोजिशन में सैनिक हैं उनको लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, इस तरीका से उसका यूज किया जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि जो सस्ता होता है उसको लोग तुरंत यूज करना शुरू करते हैं और इसका यूज एग्रीकल्चर में होना शुरू हुआ। लेकिन यूरोप के अंदर आपने देखा कि इसको 2020 से 30 साल पहले ही इसको बैन कर दिया गया, लेकिन भारत के अंदर ये 2020 तक चालू रहे। ये देखिए, इंसेक्टिसाइड भारत में 50%, शेष विश्व में 50% होते हैं और उतना ही भारत में अकेले में हो जाते हैं। आप, ये बड़ी बात है। यानी कि भारत में टोटल जितने होते हैं उतने टोटल विश्व में होते हैं। आगे देखना आप, हर्बिसाइड्स देखना, भारत में 10% होते हैं और विश्व में, टोटल विश्व में 30%, अकेले भारत में 10%। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा शेयर है भारत के अंदर। भारतीय एग्रीकल्चर और नियामक वास्तविकता, विकसित देशों में बैन, भारत में सेल क्यों है? आप देखिए, अनुपम वर्मा समिति की जो सिफारिश थी, और उत्पादक ही नहीं रहे, खुद उपभोग भी जो है हम कर रहे हैं उसको, और ये जो कीटनाशक है ये हमारे सबके शरीर में जा रहे हैं। देखिए, आज हमारी जो थाली है ये, इसमें रोटी है, सलाद है, ये सब क्या हो चुके हैं? बहुत ज्यादा जहरीले हो चुके हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है। हमारी थाली में छुपा है जहर, और इस जहर का नाम है थाइमेथोड, है ना, थाइमेथोड। अब देखिए, किसान का सच ये जो उगाते हैं वो खुद नहीं खाते। किसान को पता है कि उसने इसमें कितना जहर डाला है, इसलिए किसान अपने खेत का गेहूं तक नहीं खाता, अपने खेत के चावल भी नहीं खाता। यानी कि आप देखिए कि जो लोग गांवों में रहते हैं वो, आप जानते होंगे कि वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये फसल के अंदर आ जाते हैं, और किसान इसे जानता है कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मेरी सेहत के लिए सही नहीं है। 1966 में हरित क्रांति के बाद में इस तरीका की जो यूजेस है वो बहुत तेजी से बढ़ गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैदावार के लिए। और फिर ये डाइमेथर्ड नाम का जो घातक जो बीमारी है, या समझिए ये पेस्टिसाइड्स है, इसका प्रयोग जो है कितनी तेजी से होना शुरू हुआ। इसे ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक भी बोला जाता है। अब यह एक केवल सतह पर नहीं बल्कि पौधे के अंदर प्रवेश कर गया है। युद्ध खेती तक सफर है। युद्ध के लिए मैंने जैसे बताया 1951 में इस तरीका के जो केमिकल्स है उनका जन्म हुआ। 1950 में ये भारत में प्रवेश किया, और उसके बाद में 1966 में जब हरित क्रांति आई उस समय पर ये भारत के एग्रीकल्चर का एक पार्ट बन गया। और उसके बाद में तो आप जानते हैं कि आज पंजाब और पूरे देश के अंदर जो कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, इस तरीका की जो घातक बीमारी है, उन्होंने आज भारत को अपना घर बना लिया है। जहर सफर बायो मैग्निफिकेशन, देखिए मैंने आपको समझा दिया कि कैसे प्रवेश करता है। पानी में गया, पानी से यहाँ 40%, फिर मछली में गया, मछली से फिर यहाँ पे गया, फिर मनुष्य के अंदर, और यहाँ 100%, और यहाँ पर अंतिम शिकार मनुष्य हो जाता है। हमारी रोटी, हमारे खाने, आज ये बहुत बड़ा कंसंट्रेशन जहर का इसके अंदर हो चुका है। डीएनए पर प्रहार है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया कि किस तरीका से हमारी जो कोशिकाएं, हमारी जो सेल है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, या जो हमारा डीएनए के जो जीन सीक्वेंसिंग है उसको ये कैसे प्रभावित करता है। म्यूटेशन आप समझ सकते हैं कैसा होता है कि इस तरीका से मरोड़ करके आपके डीएनए को रख देता है, जैसे कागज को ऐसे मरोड़ करके हम रख दे, यानी कि रिपेयर नहीं हो सकता। इसका मतलब है जैसे कि ये देखिए, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पर प्रहार करेगा और जो क्रोमोसोम्स है उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, और डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है उसको बदल देगा। तो आप समझ सकते हैं वैश्विक स्थिति मैंने आपको बताई दी कि पूरे विश्व में 30% और भारत में आप समझ सकते हैं कितना, भारत के अंदर 50 और 50 पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये स्थिति हमारे देश की है। अनुपम वर्मा समिति के द्वारा 66 कीटनाशकों को बैन करने की बात हुई थी, जिसमें सरकार ने 18 को चुना था। उनमें से ही शुरू में 12 को और बाद में 6 को बैन करना गया, और मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से हैं। समाधान क्या है? समाधान यही है कि हमें अब अगली पीढ़ी के लिए जो हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी को बचाना पड़ेगा। आप देखिए, ईसा फाउंडेशन के जो गुरुदेव हैं वो भी सॉइल बचाने का जो अभियान है वो चलाए हुए हैं। हमें खुद भी अपने आप पर जाकर के प्रयत्न करना होगा कि हमें अपनी जो मिट्टी है उसकी हेल्थ को ध्यान में रखेंगे। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर किसानों के लिए जो है वो डर, खुद वो खाते नहीं है, लेकिन जागरूकता
जागरूकता बनाने की जरूरत है। हमें लोगों के बीच में प्रसार करना पड़ेगा एक नैतिक वैल्यू की भाई आप नहीं खा रहे तो दूसरों को क्यों खिला रहे हैं, इससे पाप लगेगा और इससे हमें सजा भी देनी पड़ेगी अगर कानून बना करके, तो ये भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही था। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है तो कमेंट में बताएं कि आपको कौन से मिनट पर कौन सी बात अच्छी लगी है, और नहीं तो जय हिंद जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि सभी के हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस लेक्चर को हमने बनाया है। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।